चलिए बेटे, इस डाउट सेशन में रैंडम क्वेश्चंस जो हैं वो हम कर रहे हैं, और उन रैंडम क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं तो जिस भी बच्चे का जो भी डाउट आ रहा है उसी को ही मैं क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है, अगर कोई डाउट ऐसा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम थोड़ा ज्यादा जोर लगाएंगे। कोई क्वेश्चन मेरे को हल्का लग रहा होगा तो उसको हम जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस डाउट सेशन में ज्यादा नहीं तो 100+ क्वेश्चन जो है वो हम करने वाले। ठीक है, और इन 100+ क्वेश्चन में से अगर 25-30 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर का हिस्सा बन गए, इतने तो टोटल सवाल आने हैं तुम्हारे। समझ आ गई है बात? तो इस पे बहुत अच्छे से जो है वो आपने ध्यान देना है। पहला जो डाउट बच्चे का आ रहा है, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। क्वेश्चन जो हैं वो मिक्स टाइप में रहेंगे, डेरिवेशंस भी होंगे, कंसेप्चुअल भी होंगे, और न्यूमेरिकल जिसके डाउट हैं वो भी होंगे। हर बच्चे का डाउट सोल्व किया जा रहा होगा, बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि वो डाउट मेरे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो नाम जो है सर वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत ही प्यारा जो क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है आपसे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये काम जो है ना वो आपने बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, एट एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, और करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये आपने बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम काम करें तो एक एक्सियल पॉइंट जो है, मतलब इस तरीके से एक सर्कुलर कॉइल है, और खास बात जो है वो क्या है कि ये एक्सियल कॉइल इस तरीके से ना रख के आपने कैसे रख रखी है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है वो रखी हुई है। और इसके अंदर अगर हम काम करें तो ये जो है करंट इसके अंदर जा रहा है, और करंट जो है इसके अंदर किसके बराबर है, आई करंट जो है वो इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और हमने क्या मान लिया, लेट अस कंसीडर कि इसकी जो रेडियस है सर वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। यहां पे अब अगर मैं बात करता हूं, ये जो है हमारे पास एक एक्सियल पॉइंट है, एक्सिस पे जो पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट है। और अगर मैं इस डिस्टेंस के बारे में बात करता हूं तो ये जो डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है, ए के बराबर। ये हमारे पास एक कोयल है, उस कोयल की रेडियस आर है, एक्सियल डिस्टेंस जो है उसका नाम क्या है, पॉइंट का नाम पी है, और जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, किसकी एप्लीकेशन है, बायोट सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है। हमने क्या करना होता है, करंट का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ना होता है। करंट का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा और उस करंट के टुकड़े का नाम क्या रख दिया, आइडियल नाम जो है ना वो आपने रख दिया। करंट का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा और उस छोटे से टुकड़े का नाम क्या है, करंट एलिमेंट है। करंट का एक टुकड़ा है तो नाम क्या रख दिया, आईडीएल। ठीक है, ये आपको पता होता है। और फिर अगला काम जो है वो आपने क्या करना होता है, इसके मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन करना होता है, और मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हैं किससे, पी पॉइंट से। और मिड पॉइंट को पी पॉइंट से ज्वाइन करा तो ये नाम जो है सर वो हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल आर बन गया। ये कितना है, कैपिटल आर, वो कितना है, ए, और वो नाम कितना है, स्मॉल आर। सबसे पहली बात तो आपको यही पता चल रही है कि सर स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर है, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के बराबर। इतनी बातें आपको पता है। देखो एक चीज और भी आपने समझनी है, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो डेरिवेशन मुझे आती है, तो वो दो काम कर सकते हैं। या तो वो अपने मन में ये सोचें कि इसके बाद सर क्या लिखने वाले, या वो कॉपी पेन उठाएं और इस डेरिवेशन को मेरे से पहले करके देख लें। फिर जो भी आपकी दिक्कतें हैं उनको आप जो है वो चेक कर लें कि क्या आपने डेरिवेशन ठीक करी है या गलत करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है बेटा, डेरिवेशन यहाँ पे मैं करवाऊंगा बहुत सारी, आपके पेपर में डेरिवेशन आएंगी लिमिटेड। तो उसके लिए आपने जो है वो पहले नोमेनक्लेचर करनी है। जैसे कि क्या मतलब है, लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करंट आई। ठीक है, एंड एक्सियल पॉइंट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल ए फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। हर डेरिवेशन जो भी आप करोगे उसमें आपने ये चीजें जरूर लिखी। थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा एड अप आपने करना है। समझ आ गई बात? ये जरूर याद रखें, कभी ये उठाओ और सीधा यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लो, क्योंकि मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये बातें आपको ऑलरेडी अपने लेवल पे पता है। ठीक है बेटे, ये तो लिख ही पाओगे ना, लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग अ करंट ऑफ आई। ठीक है, एंड एक्सियल पॉइंट पी इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल ए फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। लॉजिकल है इतना काम। अब अगली जो बातें हैं सर वो हमने क्या करनी है, यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लो। हमने यहाँ पे जो है, हालांकि जब ये डेरिवेशन हम करते हैं तो 1 घंटा जो है इस पे टाइम लगाते हैं लगभग सा, अब नहीं लगाएंगे, अब तो सीधी चीजें करेंगे। यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लो, बायोट सेवर्ट्स लो आपने यूज करा तो उसमें आपको क्या पता चलता है कि डीबी बराबर है, और डीबी सर किसके बराबर है, डीबी बराबर है म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू में आइडियल साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वेयर। डीबी के बारे में अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज डीबी, डीबी इज म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। पहले हम टाइम लगाते थे
कि यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री बनता है। अब टाइम नहीं लगाना है, अब तो बस क्या पता है कि यहाँ पे थीटा जो है वो किसके बराबर है, 90 है। एयर थीटा इज इक्वल टू कितना, 90। छोड़ दो उन बातों को, पहले हम कड़ा लेते थे और सोल्व करते थे, अब जरूरत नहीं है। अब तो थीटा कितना है, 90 के बराबर। तो डीबी के बारे में अगर मैं बात करूं तो डीबी कितना है, म्यू नोट बाई 4 पाई। इसके बारे में काम करेंगे तो ये आइडियल हो गया साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह कितना है 90 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर स्क्वायर। इस तरीके से काम आपने कर लिया। तो डीबी की वैल्यू जो है सर वो पता चली, और डीबी जो है वो किसके बराबर आ गया, डीबी बराबर है म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर स्क्वायर। म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 है और साइन 90 की वैल्यू जो है सर वो कितनी होती है 1। ये तो वैल्यू बेटे किसकी बता दी, मैग्नीट्यूड की। अब क्या बताना है, डायरेक्शन। तो जब सर्कुलर कोइल में हम डायरेक्शन इसकी देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इस पी पॉइंट पे ये जो डायरेक्शन है वो कैसे आती है, इस तरीके से परपेंडिकुलर जो है वो डायरेक्शन जो है ना वो जाती है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से जाती है। तो ये जो नाम है इसको आपने क्या नाम दे दिया, डीबी नाम दे दिया, कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब तो डायरेक्शन भी याद करो कि इस पे कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। लेकिन ये प्लेन पे तो कैसी है, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड में आप काम नहीं करते हैं, तो आपने क्या माना कि ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, फाई। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर आपको डेरिवेशन आती है तो ही आप कॉपी में लिख रहे हो, अगर नहीं आती है तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। समझ आ गई ये बात आपको। और आज की क्लास, क्योंकि ये द लास्ट लेसन है, तो आपको अपने लिए ईमानदार रहना है। नहीं आती है डेरिवेशन तो बोर्ड पे देखो, कोई शर्माने की बात नहीं है। आती है डेरिवेशन तो मेरे से पहले लिख के देख लो, क्योंकि इस टाइम तक आपकी तैयारी जिनकी हो चुकी है उसको ये डेरिवेशन आनी चाहिए। नहीं आती है तो भी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है डीबी की डायरेक्शन इस तरीके से है, और क्योंकि ये इंक्लाइंड है तो इसके कंपोनेंट जो है बेटा वो लेने पड़ेंगे, और क्योंकि इसके कंपोनेंट आपको लेने हैं तो इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और एक, क्योंकि इंक्लाइंड के तो एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक कैसा होता है, वर्टिकल। ये फाई है तो ये भी कितना है, फाई। और ये फाई है तो एंगल के साथ वाले को क्या कहा जाता है, कोस कहा जाता है, और एंगल के अपोजिट वाले को क्या कहा जाता है, साइन कहा जाता है। एक जो नाम है वो डीबी कोस फाई है, और दूसरा जो नाम है वो क्या है, डीबी साइन फाई। अब ऊपर वाला हिस्सा, दो अलग अलग हिस्से मान लो, एक ऊपर वाले में करंट कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, नीचे वाले में से कहाँ जाएगा, अंदर। तो इसी तरीके से नीचे वाले के लिए अगर काम करेंगे तो नीचे वाले को भी ज्वाइन कर देते हैं, और जब हम नीचे वाले को ज्वाइन करते हैं इस तरीके से तो सिमेट्रिकल चीजें हैं। तो करंट की डायरेक्शन क्योंकि बदल रही है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। वैसे सब कुछ सेम है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो इसको नाम क्या दे दिया, डीबी डैश। और इसको भी इंक्लाइंड तरीके से अगर आप तोड़ते हैं तो चीजें आपके पास क्या बनेंगी, इसमें जो काम है वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक डायरेक्शन में ऐसे आएगा तो ये जो नाम है ये हमारे पास फाई है, तो ये भी कितना हो जाएगा, फाई। और ये अगर फाई है तो इस वाले एंगल को अगर मैं फाई कहता हूं तो काम जो है वो क्या हो जाएगा, डीबी डैश कोस फाई। और उस तरफ अगर मैं लेके चलता हूं तो उस तरफ क्या बन जाएगा, डीबी डैश साइन फाई। एक जो नाम है डीबी डैश कोस फाई है और एक जो नाम है डीबी डैश साइन फाई है। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है, इतना काम जो है वो आपको पता हो। अब अगर ये समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बस याद करो कि एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी तो दूसरे वाले में करंट की डायरेक्शन बदली तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ आ गया, नीचे। एंगल के साथ वाला कोस, अपोजिट वाला क्या होता है, साइन। एंगल के साथ वाला कोस, अपोजिट वाला साइन। डीबी और डीबी डैश मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम। डायरेक्शन अलग है इस वजह से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहाँ, ऊपर, ये काम ऊपर रहा है नीचे। तो डायरेक्शन वाइज अलग थे, तो एक का नाम डीबी और दूसरे का नाम क्या रख दिया, डीबी डैश। अब अगर मैं बात करूं तो ये तो दोनों कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट, तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसल। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे बेटा, कि डीबी कोस फाई एंड डीबी डैश कोस फाई, डीबी कोस फाई एंड डीबी डैश कोस फाई आर कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। वो इक्वल हैं और कैसे हैं, अपोजिट हैं, आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस दे विल कैंसल आउट ईच, हेंस दे विल कैंसल आउट। इसका मतलब वो जो है वो क्या कर जाएंगे, कैंसल आउट कर देंगे, हेंस दे विल कैंसल आउट ईच अदर। वो जो है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इतनी बात जो है ना वो आपको पता है कि डीबी कोस फाई और डीबी डैश कोस फाई इक्वल हैं, अपोजिट हैं, हेंस दे विल कैंसल आउट ईच अदर। अगला जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, कि डीबी नेट अगर बताना है तो डीबी नेट जो है सर वो किसके बराबर होगा, डीबी नेट अगर मुझे बताना है तो चीजें जो है वो आपके पास कुछ कैसे हैं, सुनो। ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, और क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम थी तो इसके बेसिस पे अब काम करना है। सुनो ध्यान से, ये पता चल गया आपको। तो dB इज इक्वल टू, ये जो है वो हमने क्या लिखा था, dB बराबर था म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा ये बात मैंने आगे लिख ली है। तो dB नेट अगर बताना है तो dB नेट क्या हो जाएगा, dB साइन फाई प्लस कितना
dB डैश साइन फाई, ये दोनों जो है वो आपने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। dB साइन फाई प्लस dB डैश साइन फाई, इन दोनों को आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम। तो dB साइन फाई dB डैश साइन फाई दोनों को ऐड करा, और क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम थी तो आपने क्या लिख लिया, 2 dB साइन फाई लिख लिया। अब वैल्यूज रख लो और काम खत्म करो बेटा। 2 की जगह 2, dB की वैल्यू अभी बताई मैंने आपको कितनी है, म्यू नोट बाई 4 पाई, इंटू में कितना आइडियल, और डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वेयर, इंटू में कितना साइन फाई। इस तरीके से प्रोजेक्ट आपके पास है कि डबल बन गया 2 dB साइन फाई, तो 2 की जगह 2, dB की जगह म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, और इंटू में कितना हो गया साइन फाई। अब ये जो है ये तो dB नेट हमारे पास है, ये तो कम वैल्यू है, dB नेट कम है, तो आपने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आपने दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। और दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो दोनों साइड इंटीग्रेशन जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, dB नेट का, dB नेट का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो इंटीग्रेशन किसका, म्यू नोट बाई 4 पाई, इंटू में अगला जो काम है वो क्या है, आइडियल बाई आर स्क्वेयर, और इंटू में कितना हो गया साइन फाई। इस तरीके से काम करना है आपने कि इंटीग्रेशन किसका, dB नेट का, और इंटीग्रेशन किसका 2 म्यू नोट, अच्छा 2 जो है या तो इसको कैंसिल कर लो या यहाँ पे 2 भी रखो, 2 म्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर इंटू में कितना साइन फाई। बेटा अब ऑपरेटर देखो, ऑपरेटर की शक्ल में क्या है, एल, एल जैसा कोई है तो अंदर रखो, नहीं तो कहाँ बाहर खींच लो। तो इंटीग्रेशन किसका हो गया, dB नेट का, और अगला जो काम है वो हमारे पास क्या हो गया 2 म्यू नोट बाई 4 पाई, ये बाहर आ जाएगा, आई बाई आर स्क्वायर भी जो है वो बाहर आ जाएगा, साइन फाई भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन जो है बेटा वो किसका हो जाएगा, dl का। इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेके कितना b, और लेंथ 0 से लेके पाई आर, ये याद रखना है आपने कि लेंथ जो है वो आधे 2 बराबर हिस्सों में बांटी थी, ऊपर वाली कितनी पाई आर, नीचे वाली भी कितनी पाई आर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रेडियस कैपिटल आर है, और आप यहाँ पे क्या ही लिखोगे, कैपिटल आर ही लिख रहे हो, ये ध्यान रखना है। तो dB नेट का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो हमारे पास बी नेट बन जाएगा, और बी की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रही है, बी तक। इस तरीके से कर लिया, बी नेट लिख दिया, ये कितना हो गया 2 म्यू नोट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वेयर, इंटू में कितना साइन फाई, और dl का इंटीग्रेशन जो है बेटा वो l होगा, और उसकी लिमिट क्या हो जाएगी पाई आर, माइनस में कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना अपने चला, समझ आ गई ये बात कि काम जो है वो आपने इस तरीके से करना है। ये वैल्यूज जो हैं चाहे तो इसको इस तरीके से सोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर का स्क्वेयर, इंटू में साइन फाई, इंटू में कितना हो गया पाई आर बन गया। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हो। साइन फाई की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं तो साइन फाई जो है, साइन फाई अगर मैं निकालूंगा तो चीजें हमारे पास क्या बन जाएंगी इस तरीके से कि सर ये जो एंगल है वो कितना है फाई, ये कितना है आर, ये कितना है ए, और ये कितना है स्मॉल आर। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो साइन फाई अगर बताना है तो पी बाई एच, आर डिवाइडेड बाई कितना स्मॉल आर। इस तरीके से काम आपने कर लिया। साइन फाई की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा कि बी नेट अगर बताना है तो बी नेट विल बी किसके बराबर है, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई कितना, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2r स्क्वेयर, साइन फाई की जगह कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, इनटू में आगे जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, आर के बराबर खाली पड़ी। ये जो वैल्यू है बेटा वो क्या बन जाएगी, म्यू नोट आई आर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना 2r की, छोटे आर की वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। ये जो आंसर है सर वो किसका आ जाएगा, बी नेट का आंसर है। ठीक है, ये ध्यान जो है ना वो आप रखें कि बी नेट बताना है तो म्यू नोट आई कैपिटल आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना 2r की क्यूब। ये काम जो है ना वो आपने करना है। सुनो ध्यान से कि चीजें जो है वो आपने बनानी कैसे हैं, ये कंसेप्ट जो है ना वो आपको दिखा रखा है। पढ़ें एक बार कि सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट जो है ना वो आपने बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे किसके बराबर होगी। ये काम जो है ना वो आपने करना है। पढ़ें ध्यान से एक बार दोबारा। एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल है, ये करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल है, एक्सियल पॉइंट पे, एक्सिस पे कोई पॉइंट है उस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना कितना होगा। ठीक है, तो सर्कुलर कोयल मान ली, सर्कुलर कोयल की रेडियस कितनी है r, एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है a। आपका क्या पर्पस है कि ये r है ये a है, इसमें करंट कितना जा रहा है i। अब हमने क्या लगाना होता है, बायोट-सैवर्ट्स लॉ, क्योंकि ये उसी की एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला काम तो क्या होता है, मिड पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन करते हैं,
जो स्मॉल आर माना, इस स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर। वो काम कर लिया। अगली जो चीजें सर बायोट सेवर्ट्स लॉ लगाया जो क्या कहता है कि डीबी बराबर है न्यू नोट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। अब तो बस याद करना है बेटा कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। थीटा की वैल्यू 90 करी। अगला काम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये पिंक कलर पे ये ग्रीन कलर कैसा बनाया है, परपेंडिकुलर बनाया। ये इंक्लाइंड है तो एंगल के साथ वाला कोस, अपोजिट वाला क्या है, साइन। इसी तरीके से नीचे वाले की डायरेक्शन नीचे, अपोजिट वाला कोस और साथ वाला क्या है, साइन। कोस फाई वाले एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल, और ये वाले एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, एडअप हो रहे हैं। और ये दोनों अगर एक दूसरे में एडअप हो रहे हैं तो आपने नाम क्या लिख दिया, डबल लिख दिया इसका। डीबी की वैल्यू रखी साइन फाई की। ऑपरेटर की टर्म में कौन था, डीएल, उसका इंटीग्रेशन याद करना है, जीरो से लेके कितना जा रहा है, पाई आर। बस इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक जो सवाल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड है, सुनो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कि अगर हम बात करें इस तरीके से, आपके पास ना दो प्लेट्स हैं। ये जो है आपके पास पहले नंबर की प्लेट है, और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, दूसरे नंबर की प्लेट। दो प्लेट है, एक इस तरीके से प्लेट है और एक इस तरीके से, ठीक है। ये दो प्लेट जो है वो हमें दिखा रखी हैं। अगर मैं काम करता हूं तो वैसे ही नॉर्मली अगर हम बात करें तो इस वाली प्लेट की सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 मान ली, इस वाली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मान ली, सिग्मा 2 मान ली। एक की सिग्मा 1 है, दूसरे वाले की क्या है, सिग्मा 2। अब अगर ये प्लेट हमारे पास है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बराबर होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगली जो बात है कि एक प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो बाहर की तरफ निकल, तो अगर हम काम करें, मान लो इस वाली प्लेट को मैं नंबर 1 कह देता हूं और इस वाली प्लेट को अगर मैं नंबर 2 कहता हूं, तो ध्यान से समझते हुए चलें कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है। ये प्लेट नंबर 1 है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकल रहा होगा, बाहर की तरफ। ये प्लेट नंबर 1 है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ निकल रहा होगा, बाहर की तरफ। मतलब कि मैं मान लो एक प्लेट हूं तो फील्ड कहाँ जा रहा होगा, बाहर। इस तरफ देखोगे तो इसमें भी कहाँ जा रहा होगा, बाहर। ये 1 वाली जो है इससे फील्ड जो है वो कहाँ निकल रहा होगा, बाहर की तरफ निकल रहा होगा। ये वाला फील्ड किसकी वजह से है, E1। ये वाला फील्ड जो है वो किसकी वजह से है, 1 की वजह से है। और ये जो फील्ड हमने बनाया है ये 1 की वजह से बनाया है। और पॉजिटिव चार्ज प्लेट से फील्ड जो है वो कहाँ निकलता है, बाहर। ठीक है, इस तरीके से बाहर आपने बना लिया। तब इस तरीके से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं इतने काम में, ठीक है। वैल्यू जो है सर वो हमें पता है। अच्छा, एक खास बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से जो फील्ड होता है ना हर जगह क्या रहता है, सेम। मान लो यहाँ पे वैल्यू 5 तो ये भी 5 और वो भी कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी, सेम रहती है सर। क्योंकि क्या यहाँ पे कहीं आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नहीं, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। अगली जो प्लेट है उसको मैं प्लेट नंबर 2 बोल देता हूं, और अगर इसको मैं प्लेट नंबर 2 कहता हूं तो इसका फील्ड ये पॉजिटिव, यहाँ पे आके खड़ा हो जाऊं तो यहाँ पे फील्ड कहाँ जा रहा है, इस तरीके से, वहां से भी बाहर जा रहा है इस तरीके से। तो इस पे फील्ड जो है वो कहाँ जा रहा है, इस तरीके से। इसको तो अलग कलर से बना लेते हैं। इसका फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज से बाहर जा रहा है। ये जो है इस फील्ड का इससे जो है दूर जाएगा इस तरीके से, इससे दूर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, इस तरीके से। ये काम कर लिया। अगला जो काम है, इसकी वजह से दूर जा रहा होगा तो इसका नाम क्या रख दिया, E2। इससे भी दूर जा रहा होगा तो सर इसका नाम क्या होगा, E2। सेकंड की वजह से है ना। और क्योंकि हर जगह आंसर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला। अब ये टोटल कितने रीजन बने बेटे, 3। ये जो रीजन है इसका नाम क्या है, रीजन नंबर 1 पहला है। इसकी बात करूं तो ये रीजन नंबर 2 है, दूसरा है। ये जो है ये रीजन नंबर 3 है, और ये जो रीजन है ये कौन सा है, रीजन नंबर 3। हमारे पास 3 रीजन बन गए। कोई दिक्कत है बेटे इतने का, नहीं है जी। अगला जो काम है कि अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन में अगर नेट बताना है, डायरेक्शन क्या है दोनों की, सेम। सेम आंसर है तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। ये पहले ही चैप्टर से सवाल है बेटा, ठीक है। चाहे वेक्टर फॉर्म जो है वो इनके हटा भी सकते हैं हम, सिंपली लिख रहे हैं। पहले वाले चैप्टर का ही क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 लिखना है। E1 का आंसर कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि पहले वाला है तो सिग्मा 1, दूसरे वाले की बात करूंगा तो सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि दोनों का सम कर दिया तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। लॉजिकल है यहाँ तक की बातें। इनमें अगर चेक करते हैं बेटा तो एक इस तरफ और एक कहाँ है, इस तरफ। दोनों कैसे हैं, अपोजिट। और मैंने मान लिया कि सिग्मा 1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, तो अपोजिट है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेकंड वाले रीजन में बड़े में से छोटे को माइनस करो तो बड़े वाला सिग्मा 1 माइनस में क्या, सिग्मा 2। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, रिपोर्ट है ये भी। इसमें अगर मैं बात करूं तो इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम। और इनकी डायरेक्शन अगर सेम है तो थर्ड वाले रीजन के लिए बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा,
सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और डिवाइडेड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल केस कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन बीच में से नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल जो डाटा बेसिक से पता होना चाहिए वहां से हम काम कर रहे हैं। इसमें ही अगर एक मैं स्पेशल केस कर दूं कि इस वाले को प्लस सिग्मा बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, माइनस सिग्मा, मतलब छोटा सा मतलब क्या है, सिग्मा 1 की जगह क्या लिख लो, प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 की जगह क्या लिख लो, माइनस सिग्मा। ये वैल्यू अगर आप लिखते हैं तो सिग्मा 1 की जगह क्या, सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, डिवाइडेड बाई कितना, तो बेटा ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। यहाँ पे आ जाओ, सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, डिवाइडेड बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, डिवाइडेड बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे बात करेंगे तो सिग्मा 1 की जगह सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, डिवाइडेड बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा गया, आंसर कितना आ गया, 0। इसी अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कहने का क्या मतलब हो गया सर, छोटी सी बात है कि एक डेंसिटी प्लस सिग्मा, दूसरे वाली कितनी, माइनस सिग्मा, उसका जो फील्ड होता है ना वो बस कहाँ होता है, दोनों के बीच में। ये जो है मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसका फील्ड जो होगा बेटा वो कहाँ होगा, बस बीच में होगा। लेफ्ट वाले रीजन में भी कितना, 0, राइट वाले में भी कितना, 0, कहाँ होगा, बस बीच में। और बीच वाले का आंसर कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी वो सवाल पूछ लेता है आपसे कि एक पॉइंट यहाँ पे है, वहां पे फील्ड, और एक पॉइंट यहाँ पे है, वहां पे फील्ड, उनका रेशियो बताओ। वो रेशियो कितना होगा, 1:1, क्योंकि बीच में क्या कहीं पे भी डिस्टेंस नाम की चीज लिखी गई है, नहीं, तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा तो हर जगह फील्ड का आंसर क्या रहेगा, सेम। ये केस स्टडी बन सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लो, उसके लेफ्ट वाले रीजन में फील्ड बताओ कितना होगा, 0, उसके राइट वाले रीजन में बताओ कितना होगा, 0, बीच वाले में कितना, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। 3 पॉइंट ले लो, 1 2 3, बीच के 3 पॉइंट आपने ले लिए, तीनों पे फील्ड का रेशियो बताओ, कोई 1:1:1 आ जाए। समझ आ गई इतनी बातें। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 जो डाउट आ रहा है बच्चों का, ठीक है, 3 जो डाउट है उसको TIR के बेसिस पे जो वो बताया गया है कि आपके पास जो है वो इस तरीके से कोई पूल है, सुने बेटे ध्यान से, ये भी डाउट जो है वो अच्छा है, ध्यान से समझेंगे। आपको करना क्या कुछ है, एक पूल जो है वो दिखा रखा है, स्विमिंग पूल टाइप सा है, इसमें कोई जो है लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, मान लो वाटर ही अवेलेबल है, और उस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सर वो किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके बराबर है, म्यू। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने हमें बताया है कि यहां तक जो ये हाइट है, जो हाइट फिल कर रखी है सर, वो हाइट किसके बराबर है, h के बराबर। ये हमने क्या मान लिया, कोई पूल है जिसके अंदर कोई लिक्विड है, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, और जिस हाइट तक आपने इस लिक्विड को भर रखा है वो हाइट किसके बराबर है, h के बराबर है। लॉजिकल है इतना काम। तो आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बल्ब जो है वो लगा रखा है, और वो बल्ब जो है वो क्या मान लिया आपने, बी। इस बी बल्ब से अब क्या निकल रही होगी, लाइट। इस बी बल्ब से जब लाइट निकलेगी तो सर आपको और मुझे क्या पता है, ये लाइट जो है जो बिल्कुल सीधी जाती है तो वो तो बिना किसी रिफ्रैक्शन के कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको क्या पता चल रहा है, ये मीडियम कैसा है, डेंसर, बाहर वाला कैसा है, रेयरर। तो जब वो यहाँ से ऐसे निकलेगी कोई रे ऑफ लाइट, यहाँ से भी जा रही, बहुत सारी भी होंगी, बीच की भी बहुत सारी होंगी, तो आपको क्या पता है ये रे ऑफ लाइट कहाँ चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, सरफेस के साथ, और उसके बाद वाली जो है वो तो कहीं रह जाएंगी, अंदर। तो आपसे सवाल ने क्या कहा है कि जो अंदर रह जाएंगी उनका मतलब नहीं है, जो बाहर निकलेंगी उनकी रेडियस बता दो, क्योंकि वो चारों तरफ से क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, या तो उसकी रेडियस पूछ लेगा, या उसका डायमीटर, या क्या पूछ लेगा, एरिया पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये काम हमने करके देना कि इस तरफ भी ये होगी और ये कहाँ निकल जाएगी, बाहर। मतलब इतनी लाइट्स जो हैं, इतना जो घेरा है, वो तो क्या कहता है कि ये जो लाइट्स हैं वो तो कहाँ निकल जाएंगी, बाहर, बाकी वाली तो कहीं रह जाएंगी, अंदर। अंदर वालों को रोकने की आवश्यकता नहीं है। समझ आ गई बात, क्वेश्चन क्लियर है। यू आर गिवन विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एट द बॉटम ऑफ विच यू आर गिवन विद अ बल्ब। ठीक है, हाइट ऑफ द लिक्विड जो है वो किसके बराबर है, h के बराबर है। इस बल्ब से लाइट रेज बाहर निकलेंगी, जिसको एक प्लेट से आपने क्या करना है, ढकना है। बताओ उस प्लेट का एरिया कितना होगा, या उस प्लेट का डायमीटर कितना होगा, या उस प्लेट का रेडियस कितना होगा, ये आपका सवाल है। क्वेश्चन क्लियर है। चलो जी, अब समझते हैं कि हमें क्या पता है सर, कि उतनी ही लाइट रेज बाहर निकल पाएंगी जो किसके अंडर में आ रही है, क्रिटिकल एंगल तक आ रही है। जीरो से लेके क्रिटिकल एंगल तक की बाहर निकलेंगी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जाओगे तो कहीं घुस जाती हैं, वो उसी मीडियम में चली जाती है, जानते हो ना TIR। तो ठीक है, उसके अनुसार काम जो वो आपने करना है। अब अकॉर्डिंगली अगर मैं काम करता हूं तो यहाँ पे मैं और आप क्या जानते हैं सर, हमें पता है
कि ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या है, क्रिटिकल एंगल, जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो एंगल है वो कितना है, 90 के बराबर। पता है आपको इस बात का? तो ठीक है जी। और क्योंकि ये क्रिटिकल है तो बेटा ये वाला एंगल भी जो है ये क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ये वाला एंगल भी जो है वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल है। ये क्रिटिकल है तो वो भी क्या ही रहेगा, क्रिटिकल ही रहेगा, जानते हैं आप इतनी। ठीक है जी। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, मैं और आप क्या जानते हैं, फॉर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए अगर हम काम करें तो TIR के लिए आपको कहानी पता है कि म्यू बराबर होता है, और म्यू किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई साइन से। TIR की कंडीशन पता है बेटा। देखो एक चीज और भी आपने जो ध्यान रखनी है ना, पेपर का लेवल ठीक ठाक सा रहने वाला है। आप ये चीज जो है वो देखेंगे, बाई चांस आपसे सवाल सोल्व नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन तो छोड़ के तो कोई सा भी नहीं आना। एक भी सवाल जो है वो आपने नहीं छोड़ना है। आप चेक करोगे कि उसमें डाटा किसके लिए है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ गया तो उसमें ये आपने रखना ही रखना है, वो कहीं ना कहीं ये एडजस्ट होगा ही होगा उसमें। जो डाटा है वो जरूर लिखे हैं, ठीक है। मतलब कि घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें हो जाएंगी, कोई बड़ा काम नहीं है। तो काम जो है सर वो क्या कर लिया कि म्यू बराबर है 1 बाई साइन सी। यहाँ पे अगर मैं साइन सी की बात करता हूँ तो साइन सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई। लॉजिकल है इतनी बातें तो। अब क्या करना है सर हमने, ये हाइट तो मुझे पता है, मुझे ये रेडियस बतानी है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस आपने क्या कह दिया, आर कह दिया। इस वाली ट्राइंगल को अगर मैं पकड़ूं, इस वाली ट्राइंगल को अगर हम पकड़ते हैं तो इस वाली ट्राइंगल से आपको क्या पता है कि सर ये जो नाम है ये रेडियस है, ये जो नाम है सर ये हाइट है, और ये जो एंगल है सर ये क्या है, क्रिटिकल एंगल। इस तरीके से काम करना है अपने। ये क्रिटिकल एंगल है, ये एच है, और ये नाम क्या है, आर। तो काम जो वो एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाला क्या कहलाता है, बेस। तो बेटा एच तो पता है और निकालना क्या है, आर। तो रिलेशन किस में चाहिए, पी और बी में, और पी और बी रिलेशन कौन देता है, 10। लेकिन आपके पास तो क्या है, साइन। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इस ट्राइंगल के अनुसार अगर हम काम करें, एक ट्राइंगल ऐसी ही अगर हम बनाएं तो ये एंगल कितना है, सी। साइन क्या कहता है कि मैं क्या होता हूँ, पी डिवाइडेड बाई एच। तो पी कितना है, 1, और एच किसके बराबर है, म्यू। क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तो टेंजेंट सी की अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट सी हमारे पास क्या है, पी डिवाइडेड बाई बी। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला क्या कहलाता है, बेस। तो टेन सी अगर लिखूंगा तो 1 डिवाइडेड बाई कितना, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। और यहां से टेन सी लिखूं तो पी बाई बी, आर डिवाइडेड बाई कितना, एच। तो ये किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर और माइनस में कितना हो गया, 1। इस आर की वैल्यू चाहिए, आर चाहिए, आर चाहिए, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगी, वैल्यू आर की चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए तो ये एच डिवाइड में था, कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आंसर कितना हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा, 1। इस तरीके से काम कर लिया कि म्यू बराबर है 1 बाई साइन सी के, साइन सी ऊपर जाएगा तो 1 बाई म्यू। यहाँ से टेन सी की वैल्यू निकाल ली और इसमें भी 10 लग रहा है। रेडियस पता चलेगी, क्या निकाल लोगे, डायमीटर इसका क्या कर लो, डबल। एरिया चाहिए तो पाई आर का स्क्वायर, वहां से क्या आ जाएगा, एरिया पता चले। समझ आ गई इतनी बातें। ये काम जो आपने करना है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं, सुने ध्यान से कि आपके पास जो डाटा है वो क्या कहता है। एक ये जो है ये क्या दिखा रखा है, स्विमिंग पूल आपके पास है। स्विमिंग पूल में जो वाटर भर रखा है उसकी हाइट कितनी है, एच। और उस वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, म्यू। जिसके बॉटम पे आपने देखे भी हैं बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं। ये बल्ब जो है वो लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है तो ये क्या फेंकेगा, रोशनी। लाइट आ रही है, लाइट जो सीधी जाएगी वो तो बिल्कुल सीधी निकल ही जाएगी। जो एंगल कितने पे होती है, 0 पे, ठीक है। अब जो ये कैसा मीडियम है, डेंसर, और वो कैसा है, रेयरर। रे ऑफ लाइट जो वो डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे अगले वाली, और एक टाइम पे वो कहाँ चली जाएगी, सरफेस के साथ। उसके बाद वाली तो कहीं रहेंगी, अंदर ही रहेंगी। हमें किन की बात करनी है, उस सर्कल की बात करनी है जहां से लाइट बाहर निकल रही है। बाहर निकलने वाली तो सर यहाँ तक ही तो है, उसके बाद वाली तो बाहर निकल ही नहीं रही है। तो यहाँ तक की लाइट रेज है, सेम काम कहाँ होगा, यहाँ पे चारों दिशाओं में वही काम हो रहा होगा, तो एक सर्कल बन जाएगा। उसके बारे में आपने काम करना है। तो जब ये 90 डिग्री पे जाता है तो वो एंगल क्या होता है, क्रिटिकल। और ये क्रिटिकल है तो सर ये भी क्या होगा, क्रिटिकल होगा। लॉजिकल है। इस रेडियस का नाम आर है और ये हाइट कितनी है, एच। इस ट्राइंगल को यहाँ से उठाओ, यहाँ बना लो। पता क्या है, एच। निकालना क्या है, आर। एच और आर क्या है, पी और बी। पी और बी है तो वो क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। अब टी आई आर से मैं जानता हूँ क्या हूँ कि म्यू बराबर है 1 बाई साइन सी। साइन सी ऊपर तो 1 बाई म्यू। साइन सी पता चल गया, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो वहां से क्या निकाल लूंगा मैं, बेस, जो कि कितना है, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस का 1। तो टेंजेंट सी बताना है तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। टेंजेंट सी का दूसरा फॉर्मूला आर बाई एच। आर बताना है तो एच कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये काम करना है।
बेटा डायमीटर बताना होता तो इसका डबल कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2h डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वेयर माइनस का 1, ठीक है। और एरिया अगर बताना है तो पाई आर का स्क्वेयर कर लिया, आर की जगह आर वाली वैल्यू रख दूंगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगला डाउट जो है वो डिस्कस करते हैं, सुने ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज योर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, सुने ध्यान से। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और उसकी एडवांटेजेस वगैरह क्या है उसके बारे में काम करना है। नाम है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, समझे बेटे ध्यान से। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है और इसी के बारे में काम जो है ना वो आपने चलाना है कि किस तरीके से कंसेप्ट जो है ना वो आपने समझना। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो हम नॉर्मल जो एस्ट्रोनॉमिकल, पहला तो सवाल ये आता है इसको यूज करने के बेनिफिट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। और बात नंबर 2 जो है सर वो क्या है कि इसकी वर्किंग क्या, ये दो काम करने और बहुत आसान सा काम है, नोट अ बिग डील। सुनो ध्यान से। तो एक जो टेलीस्कोप है वो तो कौन सा है, हमने जो एस्ट्रोनॉमिकल वाला पढ़ा वो इस तरीके से बना लेता हूँ, इस तरीके से ये जो है वो होता है। इसमें क्या यूज करते हैं हम, लेंस। और लेंस से क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, और रिफ्लेक्शन किससे होता है, रिफ्लेक्शन होता है मिरर से। किससे होता है, मिरर से। मतलब कि अगर हम मिरर्स वगैरह यूज करते हैं तो वो नाम क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप का बन। तो आप रिफ्लेक्टिंग की तरफ क्यों जाते हो, रिफ्लेक्टिंग वाला बेहतर क्यों है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपने क्या पढ़ रखा है, एक वर्ड आता है क्रोमेट, एक वर्ड होता है सबसे पहले एब्रेशन। क्या वर्ड होता है बेटा, एब्रेशन का मतलब होता है कमियां, गलतियां जो ऑप्टिकल डिवाइसेस से, मिरर में कोई कमी है, लेंस में कोई कमी है, प्रिज्म में कोई कमी है, तो उसको क्या कहा जाता है, एब्रेशन। तो एक वर्ड होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या नाम है, क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन का क्या मतलब है सर, कलर से रिलेटेड एब्रेशन। तो आपको क्या पता है जब यहां से लाइट जाती है तो वो 7 कलर्स में टूट सकती है, लेकिन मिरर से कोई डिस्पर्जन नाम की चीज नहीं होती है। तो पहली जो कमी है सर वो क्या, या पहला फायदा लगा सकते हो, इनकी कमी क्या है कि इनमें क्या होती है, क्रोमेटिक एब्रेशन, कलर से रिलेटेड दिक्कतें हैं उसमें, इसमें कोई कलर से रिलेटेड दिक्कत नहीं होती है। मतलब पहला तो मैं काम क्या बता रहा हूं, एडवांटेजेस ऑफ, किसकी एडवांटेजेस बता रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप, ठीक है। तो पहली एडवांटेज तो क्या है कि सर यहाँ पे कोई क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होती है, बात नंबर 1 क्लियर है। दूसरी जो बात है बेटा वो क्या है, दैट इज योर स्फेरिकल एब्रेशन। अगला जो नाम है वो क्या है, स्फेरिकल एब्रेशन। एब्रेशन का तो वही मतलब हो गया कोई कमी। अब देखो यहाँ पे ये एक सरफेस है, सही है, और वहां पे वो सरफेस कितना है, एक कमी है यहाँ पे, तो बस ऐसे बनाने में वहां पे कितनी होगी, एक इसमें एक इसमें, या मतलब यहाँ 2 हैं तो वहां कितना हो गया, एक। तो यहाँ पे स्फेरिकल एब्रेशन, ये क्रोमेटिक एब्रेशन तो होती ही नहीं है, और स्फेरिकल एब्रेशन जो वो क्या कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है। क्या कर दी गई है, 50% तक क्या हो गई है, रिड्यूस। अगली जो बात है बढ़िया बताना है तो इसकी इमेज जो है वो कैसी होती है, ब्राइटर इमेजेस फॉर्म, ठीक है, समझ आ गई बातें। तो पहला जो सवाल है वो आपसे क्या पूछा जाता है कि व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ, किसकी एडवांटेजेस बतानी है, कि रिफ्लेक्टिंग टाइप की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो कलर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, तो क्रोमेटिक एब्रेशन इज रिड्यूस्ड। अगला जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, स्फेरिकल एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन तो एलिमिनेट ही होगी है, स्फेरिकल एब्रेशन जो है उसको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस। अगला जो नंबर है वो किसका है, ब्राइटर इमेजेस फॉर्म्ड या क्लियर इमेजेस फॉर्म। लॉजिकल है इतना काम। अब इसमें अगर हम काम करते हैं तो चीजें जो है वो आपने कैसे क्या कुछ बना, सुने, इस तरीके से लाइट रेस जो है वो आती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से जो वो बनाई गई है, सुने ध्यान से। मैंने क्या करा, इस कलर से जो हमें यहां से लाइट रेज आई इस तरीके से, टकराई, टकराने के बाद कहाँ जाएंगी, वो एक पॉइंट पे मिलना चाहेंगी, लेकिन जब वो एक पॉइंट पे मिलना चाहती हैं उससे पहले ही एक दूसरा मिरर जो है वो इनके ऊपर जो है वो, ठीक है, लाइट रेज आ रही है इनफाइनाइट से, क्योंकि टेलीस्कोप का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट काफी दूर है, तो दूर ऑब्जेक्ट होता है उससे रेज कैसी आती है, पैरेलल जाके किससे टकराएंगी, मिरर से। मिरर जो है वो उनको कहाँ लेकर जाना चाहेगा, फोकस पे। फोकस से पहले ही आप किसको रख दो, एक दूसरा मिरर जो है वो यहाँ पे रख दो, कन्वेक्स मिरर रख दिया। अब ये कन्वेक्स मिरर इनको कहाँ भेज देगा, आगे की तरफ भेजेगा, इस तरीके से आगे की तरफ जब वो इनको भेजेगा तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो आप क्या रख दोगे, एक लेंस रख दोगे, और इसकी जो है मतलब कि एक इमेज जो है वो बन रही होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कन्वेक्स लेंस आपने रख दिया, इस तरीके से काम करके, ज्यादा लंबा चौड़ा काम है ही नहीं। ये जो ये क्या है, दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। तो आप लेंस की बजाय किसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मिरर का इस्तेमाल करने का फायदा क्या है, बात नंबर 1, क्रोमेटिक एब्रेशन इज एलिमिनेटेड, नंबर 2, स्फेरिकल एब्रेशन इज रिड्यूस्ड, ब्राइटर इमेज इज फॉर्म्ड।
ठीक है, यहाँ पे लाइट रेज पैरेलल आई, पैरेलल आने वाली रेज कहाँ मिलती हैं जाके, फोकस पे। फोकस पे मिलने ही वाली थी, उससे पहले तुमने क्या लगा दिया, एक कन्वेक्स मिरर जो लाइट रेज को वहां भेजता है, एक लेंस जो है फिर उसकी क्या बना देता है, इमेज जो है वो आप लेंस के थ्रू देख पाते हैं। इतना सा काम जो है ना वो आपने करना। ये अगला डाउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज योर प्रिज्म से रिलेटेड काम जो है, डिस्पर्जन जो है वो आपने पढ़ना है। इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं बेटा, सुनो ध्यान से। डिस्पर्जन से रिलेटेड काम जो है वो आपने करना है, गौर कर रहे होंगे कि कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे है, सुने। ये काम जो है ना वो आपने करना है। हाँ जी, ये जो है ये हमारे पास क्या एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म में अगर हम काम करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक वर्ड होता है दैट इज योर ए, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। अगली जो बातें वो आपने क्या करनी है कि इस तरीके से हमारे पास नॉर्मल है, एक लाइट रे आएगी, इस तरीके से एक लाइट रे जो आई है, और ये जो लाइट रे है इसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल है इसका नाम क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको क्या पता है, इस लाइट रे को जाना तो कैसा चाहिए था, सीधा, लेकिन क्या ये सीधा जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। ये क्या कर जाएगी, बैंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बैंड कर गई, और वो इस तरीके से चलेगी। और क्योंकि ये वाली रे ऑफ लाइट जो इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे अगर है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसका नाम क्या हो गया, एंगल आर नाम हो गया। क्या नाम हो गया, एंगल आर। अब दोबारा से यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल बनाता हूँ, ये सरफेस पे जो है वो क्या बनाना है, इस तरीके से सरफेस पे जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो आपने बनाया, और इस तरीके से सरफेस पे परपेंडिकुलर बनाया, तो काम जो है वो आपने क्या करना है, सुनो ध्यान से। ये जाना तो सीधा चाहिए था, सीधे ना जाके क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगी। और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करिए तो इस वाली रे का नाम क्या है, एमरजेंट रे नाम है, इस तरीके से। अब इस वाले को I1 रख दिया, ये क्या है R1। इस वाले का नाम जो है R2 कर दिया, और ये वाला जो नाम है ये क्या हो गया, I2। अब इंसिडेंस वाली सीधी चली रही होती, और रिफ्रैक्टेड वाली कहाँ से आ रही होती, पीछे से। तो ये जो नाम है, ये जो एंगल यहाँ पे बना है, दिस एंगल इज नोन एज डेविएशन एंगल। इस एंगल का क्या नाम होता है बेटे, डेविएशन एंगल जो है ना वो इसको कहा गया है। ये काम जो है ना वो आपने करना है, और डेविएशन एंगल ही आपने यहाँ पे निकालना होता है। इस डेल्टा के बारे में ही काम जो है वो आपने करना है, सुने ध्यान से। तो ये काम आपने कर लिया, ये I2 होगा। अब आपका पर्पस क्या होता है, ये डेविएशन एंगल, डेल्टा एंगल निकालना आपका पर्पस है। सबसे आसान डेरिवेशन है, 4 छोटे छोटे से काम करने होते हैं, काम खत्म हो जाता है बेटे। यहाँ पे सुनो ध्यान से, इनको थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है वो ले लेते हैं, इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा मिलाया, लेट अस कंसीडर कि वो यहाँ पे मिल रहे हैं आके। ये A है, ये डेल्टा है, ये R1 है, ये R2 है। इसका जो नाम है वो आपने क्या रख लिया, इस पॉइंट को नाम जो है वो क्या दे दिया आपने, O नाम दे दिया। इस वाले पॉइंट को नाम क्या दे दिया, P। अच्छा, क्योंकि ये क्या थी, ये नॉर्मल है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये कैसी है, नॉर्मल है। तो इस वाली रे के साथ अगर हम काम करते हैं तो ये जो पूरा एंगल है सर वो कितना रहेगा, 90। एक काम छोटा सा कर लेते हैं, इस वाले एंगल को नाम दे दिया 1, इस वाले को नाम जो है वो क्या दे दिया 2, ऐसे कर लिया। अब समझो ध्यान से, 4 छोटे छोटे काम मैथमेटिक्स के जो आपने समझने हैं। कि सर पहला जो काम है वो इस तरीके से है कि ये जो एंगल है ये कितना है, I1 है। ये जो एंगल है इसका नाम हो गया एंगल 1, और इसका नाम क्या हो गया, R1। तो I1 बराबर है, और I1 बराबर है एंगल 1 प्लस किसके, R1 के। इसको यहाँ पे ले आऊंगा तो I1 माइनस R1, और I1 माइनस R1 किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है। इतना काम जो आपने कर लिया कि I1 बराबर है 1 प्लस R1 के। I1 बताना है तो 1 प्लस R1 आपने कर लिया, ये प्लस का R1 है उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो I1 माइनस कितना हो गया, R1। अगला जो काम है सर, सेम काम वहां पे इस वाले पे करता हूं, तो सिमिलर काम जो है एंगल 2 बराबर आ जाएगा किसके, I2 और माइनस में किसके, R2 के। ये पहला काम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो। नेक्स्ट जो काम है सर, अगर हम काम करें तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, सुनो ध्यान से। कि इस डेविएशन एंगल डेल्टा की बात करें, ये पहला काम मेरा था। दूसरा जो काम है वो आपने क्या करना है, इस तरीके से करें। ये जो है ये आपके पास है, ये एंगल जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर है। यहाँ पे जो एंगल है उसका नाम क्या है, 1, और यहाँ पे जो एंगल है उसका नाम क्या है, 2। तो डेल्टा डेविएशन एंगल अगर बताना है तो डेविएशन एंगल किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर। ये काम कर लिया। तो 1 वाला कितना है, I1 माइनस R1। 2 वाला जो है वो किसके बराबर है, I2 माइनस का कितना, R2। अब I वाले इकट्ठे कर लेता हूँ, R वाले इकट्ठे, तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2। ये काम आपने कर लिया। वैसे डेविएशन एंगल पता चल चुका है, ये काम कर लिया। अब नीचे जो एक ट्राइंगल बनी पड़ी है, इसके बारे में अगर हम काम करें, समझे ध्यान से। तो नीचे जो है सर वो एक ट्राइंगल जो है वो ये बनी पड़ी है,
इस तरीके से एक ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये नाम R1 है, ये नाम R2 है, और यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है P। तो इसमें अगर हम काम करेंगे तो क्या पता है कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल P, और इन तीनों का सम जो है वो कितना होगा 180। ठीक है, इसी तरीके से R1 प्लस R2 की अगर बात करूंगा तो ये P प्लस में है, इस तरफ जाके किस में हो जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा P हमारे। ठीक है, इतनी बातें ये काम कर लिया कि R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 किसके बराबर है 180 माइनस का P के बराबर है। नेक्स्ट जो काम है सर वो आपने क्या करा, अगला जो प्रोग्राम है उसमें अगर हम ध्यान दें इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है। चौथा काम है, लास्ट काम है, सुनो ध्यान, ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, यहाँ पे एंगल P है, और यहाँ पे जो एंगल है वो किसके बराबर है A के बराबर। ऐसे करके काम जो है ना वो पता है। क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं बात करता हूँ तो पहले वाला A, दूसरे वाला 90, फिर से कितना P, और फिर जो एंगल है वो कितना है 90, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम किसके बराबर होता है 360 के बराबर। कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का जो सम है वो कितना है 360, 90 90 180 प्लस P, और उस तरफ ले जाऊंगा तो एंगल A बताना है तो 360 में से 180 को माइनस करूंगा 180, और माइनस कितना हो जाएगा P के बराबर। अगर इन इक्वेशंस को पकड़ूं तो ये 180 माइनस P है, और ये भी कितना है 180 माइनस P, दोनों की राइट बराबर हैं तो दोनों के लेफ्ट भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो मुझे क्या पता चला कि R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 जो है सर वो किसके बराबर है एंगल A के बराबर है। कि R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 जो है वो किसके बराबर है एंगल A के बराबर है। इतना काम जो है ना वो आपने कर लिया कि वहां भी 180 माइनस P है, यहाँ भी 180 माइनस P, तो R1 प्लस R2 किसके बराबर है एंगल A के बराबर है। इतना काम जो है वो आपने कर लिया। अब जो चीजें हैं वो आपने क्या बनानी है, हो गया काम खत्म सर। यहाँ पे R1 प्लस R2 जहां लिखा है, जहां R1 प्लस R2 लिखा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ A लिख सकता हूँ। I1 प्लस I2 माइनस का R1 प्लस R2 है, और R1 प्लस R2 जहां लिखा गया है वहां पे मैंने क्या लिख लिया A लिख लिया कि I1 प्लस I2, और R1 प्लस R2 जहां लिखा है वहां पे मैंने क्या लिख लिया A। तो ये मेरा जो है ना वो फाइनल रिजल्ट जो बनता है कि डेविएशन एंगल बताना है तो डेविएशन एंगल बराबर है I1 प्लस I2, और माइनस में कितना हो गया A के बराबर। इसी में ही अगर एक छोटा सा काम और आपने करना है तो वो, ये तो एग्जैक्ट रिजल्ट है, लेकिन अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ जो है वो आपको क्या कहता है, स्नेल्स लॉ ने कहा है कि म्यू बराबर है, और म्यू किसके बराबर है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करा है कि म्यू बराबर है और म्यू किसके बराबर है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। इसके बारे में अगर मैं काम करूं तो छोटे एंगल के लिए जो साइन आई है उसको हम क्या लिख लेते हैं आई लिख सकते हैं, जहां आर लिखा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। इस तरीके से काम आपने कर लिया, I1 लिख लिया, इसकी जगह R1 लिख लिया, तो इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा म्यू R1, और म्यू R1 किसके बराबर है I1 के। ऐसे ही I2 बताना है तो I2 को क्या लिख सकता हूं म्यू R2, I1 बताना है तो म्यू R1, I2 बताना है तो कितना म्यू R2। ये वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो I1 की जगह कितना म्यू R1 प्लस कितना म्यू R2, और माइनस में कितना A। तो म्यू अगर मैं कॉमन लूं तो R1 प्लस R2 और माइनस में कितना हो जाएगा A। R1 प्लस R2 A के ही बराबर है तो म्यू A माइनस A, और अगर मैं A कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा म्यू माइनस का 1, और ये जो वैल्यू है सर ये किसके बराबर है डेल्टा के बराबर। डेविएशन एंगल पता चल गया, और डेविएशन एंगल जो है वो किसके बराबर है A इंटू म्यू माइनस का 1। डेविएशन एंगल बताना है तो डेविएशन एंगल कितना है A इंटू म्यू माइनस 1। दोबारा देखो छोटे छोटे से 4 काम करने हैं। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला पेयर कि I1 बराबर है 1 प्लस R1 के, तो 1 बताना है तो I1 माइनस R1, 2 बताना है तो I2 माइनस R2, 1 और 2 का सम करा तो क्या बन गया डेल्टा बन गया, जिसमें I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके बराबर पता करी A के बराबर। इतना काम जो है ना वो हमने कर के बेसिस पे फिर हम प्रिज्म फॉर्मूला भी करते हैं जो कल हमने डिस्कस कर लिया था, वो कोई बड़ी बात नहीं। ये जो काम है ये आपके पास क्या है प्रिज्म फॉर्मूले के बारे में अगर काम करें तो आपने क्या देखा कि डेविएशन एंगल जो है, डेविएशन एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, डेविएशन एंगल डिपेंड कर रहा है किस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ठीक है, तो एक ग्राफ जो है वो बनाया जाता है डेविएशन एंगल का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ग्राफ बनाया। यहाँ पे डेविएशन एंगल लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया डेविएशन एंगल, वहां पे क्या लिखा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ग्राफ क्या देखा गया कि ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाता है, पहले एंगल घटता है और फिर क्या करता है इंक्रीज। तो एक पर्टिकुलर जगह जाके ये जो एंगल है वो क्या हो जाता है मिनिमम हो जाता है। एक पर्टिकुलर जगह जाके ये एंगल जो है वो मिनिमम हो जाता है, जिसका नाम क्या है डेविएशन मिनिमम। और इसके कोरस्पॉन्डिंग I1 बराबर होता है I2 के,
और R1 बराबर होता है किसके, R2 के। और I1 I2 के बराबर है तो I लिखा, R1 R2 के बराबर है तो क्या लिख लिया, R आपने लिखा। इस तरीके से काम कर लिया। इसमें अगर काम जो हमने करना है तो डेविएशन एंगल लिखना है, तो डेविएशन एंगल कितना हो गया, I1 प्लस I2 और माइनस में कितना हो गया, A के बराबर। इस तरीके से काम कर लिया। डेविएशन वाले एंगल की जगह कितना हो गया, डेविएशन मिनिमम हो गया। I1 की जगह कितना है I, I2 की जगह कितना है I, और A जो है उसको तो A ही रख लो। A इस तरफ आ जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, A प्लस डेल्टा M, जो कि किसके बराबर है, 2I के। और यहाँ पे I की बात करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई से कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो A प्लस डेल्टा M और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2। इस तरीके से काम कर लिया। अगला जो काम है वो आपके पास क्या है कि R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 किसके बराबर है, A के बराबर है। R1 की जगह R, R2 की जगह भी R, और R प्लस R किसके बराबर हो गया, A। तो 2R किसके बराबर हो गया, A के। R की बात करूंगा तो R किसके बराबर हो जाएगा, A डिवाइडेड बाई 2। R की बात करेंगे तो R किसके बराबर है, A डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मुझे म्यू बताना है तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। आई की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई कितना, 2। और आर की जगह लिखना चाहें तो बेटा वो क्या है, a बाई 2। एंड दिस इज योर प्रिज्म फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है एक बार और, ताकि आप पेपर में इसको कवर करके आ सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ईएम वेव्स का। सुने ध्यान से, एक वर्ड जो है सर वो कहा गया है, और वो जो वर्ड है सर दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपने काम करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि करंट है तो आई से लिखा गया, और डिस्प्लेसमेंट है तो क्या लिख दिया साथ में, डी। और डिस्प्लेसमेंट करंट कब पिक्चर में आता है, इट कम्स इनटू पिक्चर व्हेन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। वेरिएबल चीजें जब होती हैं तब ये पिक्चर में आता है। और इसके फॉर्मूले के बारे में अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला होता है सर 1/ε0 इनटू में डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। इस तरीके से काम जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, एप्साइलेनोट इनटू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ये फॉर्मूला जो है ना इसका होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो बराबर है एप्साइलेनोट इनटू डी फाई बाई डी टी। अगली अगर मैं बात करूं तो बेटा आप और मैं क्या जानते हैं कि जो फ्लक्स है इसका फॉर्मूला गोस थ्योरम ने क्या बताया था आपको, गोस थ्योरम ने फ्लक्स का फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाई एप्साइलेनोट। इस तरीके से चीजें हैं। और यहाँ से एप्साइलेनोट को अगर मैं बाहर खींच लूँ तो ये नाम क्या हो जाएगा, एप्साइलेनोट डिवाइडेड बाई एप्साइलेनोट इनटू में कितना, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। एप्साइलेनोट से एप्साइलेनोट कट जाएगा, डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर है, आई। तो अगर मैं बात करूं, तीन बातें आपने लिखनी है। बात नंबर एक तो क्या है, पहली जो बात है सर वो हमारे पास क्या है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स इनटू पिक्चर व्हेन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, नंबर वन। नंबर टू, डिस्प्लेसमेंट करंट इज रिप्रेजेंटेड एज एप्सिलॉन इनटू डी फाई बाई डी टी। और इसकी वैल्यू जो है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू किसके ही बराबर होती है, कंडक्शन करंट के बराबर। किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू है सर, और इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, कंडक्शन करंट के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये पिक्चर में आता कब है वो आपने कर लिया। नेक्स्ट जो सवाल बच्चे कह रहे हैं दैट इज योर आरएलसी सर्किट। सीरीज आरएलसी सर्किट के बारे में हम काम कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे कि आरएलसी सर्किट जो है, सीरीज आरएलसी सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट कह लो। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। सुनो ध्यान से कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है। सुनो कि एक जो है सर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये टॉपिक आता है तो वो कॉपी पेन निकालें और खुद से करने की कोशिश करें। एक जो नाम है सर आर है, एक नाम एल है, एक नाम सी है। और आरएलसी सर्किट जब मेरे पास है तो इस तरीके से काम हमने कर लिया। ये नाम आर हो गया, ये नाम एल हो गया, और ये नाम जो है वो क्या हो गया, सी। और इसको कनेक्ट कर रखा है आपने एक ईएमएफ सोर्स से जिसका नाम क्या है, ई नोट साइन ओमेगा। अब कुछ बातें जो हैं वो ऐसी हैं जो आपको पता हो कि रेजिस्टेंस के केस में अगर हम काम करते हैं तो रेजिस्टेंस के केस में, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट अगर हमारे पास है तो करंट जो है सर सब में क्या रहेगा, सेम। करंट सब में क्या बना लिया, सेम बना लिया। अब रजिस्टर वाली वोल्टेज इसके साथ ही चलती है, इंडक्टर वाली वोल्टेज 90 डिग्री ऊपर होती है और कैपेसिटर वाली वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होती है। फेज डायग्राम से हम जानते हैं कि ये जो नाम है सर ये किसका रखा गया, करंट का। करंट सब में क्या था, सेम। वोल्टेज जो रजिस्टर वाली है वो इसके साथ है, इंडक्टर वाली वोल्टेज 90 डिग्री ऊपर और कैपेसिटर वाली वोल्टेज 90 डिग्री नीचे। ये 90 डिग्री ऊपर हो गया और ये केस जो है वो 90 डिग्री नीचे का हमारे पास।
अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, अगली जो चीजें हैं वो आपके पास क्या है कि ये जो नाम है ये करंट है। अगली जो बात है वो हमें क्या पता है, रजिस्टर वाली वोल्टेज इसके साथ है इस पर। चलिए, तो करंट जो है वो आपके पास है, रजिस्टर वाली वोल्टेज जो है ये यहाँ पे हमने क्या मान लिया, दिस इज योर करंट। ये रजिस्टर वाली वोल्टेज है जिसका नाम क्या हो गया, वी आर हो गया। इंडक्टर वाली वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री कहाँ बनानी थी, ऊपर बनानी थी। और कैपेसिटर वाली वोल्टेज जो है, कैपेसिटर वाली वोल्टेज जो है वो कहाँ बनानी थी, 90 डिग्री नीचे बनानी थी। इस तरीके से काम कर लिया। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज योर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वीएल। इसके बारे में बात करा तो ये जो नाम है ये क्या हो गया, वीसी। ये करंट था, रजिस्टर वाली वोल्टेज साथ में है, इंडक्टर वाली 90 डिग्री ऊपर और ये कहाँ है, 90 डिग्री नीचे। अब अगली अगर हम बात करें तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो इसका डिफरेंस जो है वो अगर हम बना लें, अगले पेज पे बनाते हैं कि काम जो है वो आपने क्या कर लिया कि ये वी आर है, इस तरफ जो है वो आपने क्या ले लिया, वी एल माइनस वी सी, और ये दोनों का रिजल्टेंट है फिर, और दोनों का रिजल्टेंट जो है सर उसको नाम दे दिया वी जेड। ये जो नाम है ये क्या है, वी आर है। ये जो नाम है ये क्या है, वी एल माइनस का वी सी है। और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है सर उसका नाम क्या दे दिया, वी जेड। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो मैं लगाता हूँ। और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें लगानी है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर और प्लस में कितना, परपेंडिकुलर का। हाइपोटेन्यूज की जगह कितना है, वी जेड का स्क्वायर, बेस की जगह कितना है, वी आर का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की जगह बात करूं तो वी एल माइनस वी सी, और इस सारे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से काम कर लिया। ये जो नाम है ये वी जेड का स्क्वायर है, ये वी आर का स्क्वायर है, ये वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर है। अगला जो काम है सर वो हमने क्या कर लिया कि वी जेड लिखना है तो आई इंटू जेड का होल स्क्वायर, वी आर लिखना है तो आई इंटू आर का होल स्क्वायर, प्लस वी एल को लिखना है तो आई एक्सएल है, और वी सी को लिखना है तो आई इंटू एक्सी, और इस सारे का क्या कर लिया, होल स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। सभी में आई जो है सर वो मैं कॉमन लूंगा और कैंसिल कर दूंगा। आई को कॉमन लेके हम क्या कर लेते हैं, कैंसिल। तो जेड स्क्वायर बराबर है, और जेड स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि जेड स्क्वायर अगर बताना है तो जेड स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और जेड के बारे में बात करेंगे तो बेटा जेड किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और ये जो नाम है सर ये क्या कहलाता है, ये जेड है। और इस जेड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो जेड जो है सर वो हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस। जेड जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इट इज इम्पीडेंस। जेड बताना है तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और इस सारे का क्या कर दिया आपने, रूट। और इस जेड का मतलब क्या है सर, इट इज नोन एज इम्पीडेंस। तो क्या कहा गया है, इम्पीडेंस कहा गया है। जानते हो आप इतनी बात को। फिर आगे अगर हम बात करना चाहें तो इस एंगल को क्या नाम दिया गया, फाई। इसी के बेसिस पे एक ट्राइंगल इसके बेसिस पे अगर मैं बनाता हूं तो काम जो है वो हमने क्या कर लिया, इस एंगल का नाम क्या हो गया, फाई। यहाँ पे नाम क्या है, जेड। यहाँ पे नाम क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी, और इसका नाम क्या है, आर। और क्योंकि इस ट्राइंगल में किसका इस्तेमाल हो रहा है, इस ट्राइंगल में इंपीडेंस जो है जेड का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका नाम क्या बन गया, इंपीडेंस ट्राइंगल नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया इसका, इंपीडेंस ट्राइंगल जो है वो इसका नाम है। ये बात जो है वो आपने जान ली। अगला जो काम है सर वो यहाँ पे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, एक नाम है कोस फाई जिसको कहते हैं पावर फैक्टर। क्या नाम दिया गया, पावर फैक्टर नाम दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, बी बाई एच। बी की जगह आर है और एच की जगह कितना है, जेड है। नेक्स्ट जो नाम है सर वो हमारे पास होता है टेन फाई, जिसको हम कहते हैं फेज फैक्टर। फेज फैक्टर होता है पी बाई बी, और पी की जगह क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आर। ये काम जो है ना बेटा वो आपने करना होता है। ठीक है, आरएलसी सर्किट बताना है और इस तरीके से आरएल सर्किट जो है ना वो आपने लिखना है। ठीक है, ये काम कर लिया। अगला क्वेश्चन बोल लें। चलिए, एक डाउट है, सुने ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, यू आर गिवन विद दिस फिगर। आपके पास ये फिगर जो है वो अवेलेबल है, और ये फिगर आपको क्या कह रही है, सुनो बेटे ध्यान से। इस तरीके से काम दिखा रखा है, ये पोटेंशियल्स अवेलेबल हैं, ये रेजिस्टेंस आर है, ये 2R है, और ये कैपेसिटर है जिसका नाम क्या है, सी। आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू। पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल बताना है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है सी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, वो आपने बताना। ये सवाल आपने करना है। अब एक बात जो आपको पता है, आरएलसी सर्किट में ही थोड़ा आगे जाके आपको पता चलता है, ये क्या है, कैपेसिटर है, और ये क्या है, डीसी सोर्स। तो डीसी सोर्स कैपेसिटर को क्या कर देता है, ब्लॉक। मतलब कि ये जो ब्रांच है ये यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। क्यों हटा दी सर ये आपने यहाँ से, क्योंकि सर
यहाँ से कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी सर्किट, इसमें करंट नहीं जा रहा होगा। अब इसमें करंट अगर नहीं जा रहा होगा तो मैं क्या कर लेता हूँ कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल लिया और इस करंट का नाम क्या रख दिया, आई। यहाँ पे करंट जो है वो आपने आई जो है भेजा, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, आई। यहाँ पे भी करंट कितना है, आई। और इसमें से निकल के यहाँ पे करंट जो है वो कितना ही आ रहा है, आई के बराबर। ठीक है, जितना बैटरी ने दिया आई, उतना ही निकल के दोबारा वापस किसके पास कितना आ गया, आई आ गया। किरचॉफ लॉ लगा हुआ, जहां मर्जी वहां पे घूम जाओ। इस तरीके से घूम लेते हैं। मान लो इसमें अगर मैं घूम रहा हूं तो चीजें यहाँ से शुरू कर लूँ। नाम देना होता है वैसे तो दे लो बेशक से नाम। इसका नाम क्या दे दिया, ए। इसको बी रख लेते हैं, इसका नाम सी है और इसका नाम क्या है, डी। तो इन लूप एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी सर्किट। तो उस बीच वाली आम को तो आपने क्या कर दिया, खत्म। पता चला क्यों, कैपेसिटर लगा हुआ था और क्या लगी हुई है, बैटरी। और कैपेसिटर और बैटरी जो है वो ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक का मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, तो करंट इस आउटर वाले से ही जो घूम रहा होगा। तो इसमें अगर मैं लिखता हूं तो इन लूप, कौन से वाले लूप में बात कर रहे हैं, ए बी सी डी, और नाम जो है वो क्या बन गया, ए बी सी डी। ए लूप में अगर मैं बात कर रहा हूं, ए से जब मैं चला तो बैटरी का नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या लिखा गया, माइनस। करंट के साथ चल रहा हूं तो क्या हो गया, प्लस का 2 इंटू में आई आर। फिर करंट के साथ जा रहा हूं, करंट के साथ जा रहा हूं तो क्या हो गया, प्लस का आई आर। और बैटरी के किस में घुस गया मैं जाके, प्लस में। प्लस टर्मिनल में लिखा गया तो प्लस वी और इज इक्वल टू 0। ये मैंने बताया था कि आपके रास्ते में पहले जो टर्मिनल आए वही आपने लेना है। माइनस का 2v करंट के साथ प्लस, ये भी प्लस, और बैटरी के पॉजिटिव में घुसे तो इस तरीके से हो गया। तो ये माइनस का 2v था और वो v था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बेटा माइनस 2v, ये कितना हो गया 3IR, और माइनस 2v और ये उस तरफ है तो हमारे पास क्या बन गया, v बन जाएगा ये हमारे पास। I की वैल्यू बताऊंगा तो बेटा करंट की वैल्यू कितनी आ गई, v डिवाइडेड बाई, करंट की वैल्यू जो है सर वो बता दिया आपने, और करंट की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, v डिवाइडेड बाई 3R। लॉजिकल है इतना काम तो। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो इसमें घुमा लिया था तुमने और ये काम आपने कर लिया। एक्चुअल में अब यहाँ पे क्या लगी हुई है, क्या है यहाँ पे, एक बैटरी लगी हुई थी इस तरीके से, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है ये क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। इस तरीके से काम आपने करा था। इतनी बात समझ में आई है कि ये तो कैपेसिटर लगा हुआ था सी, और यहाँ पे पोटेंशियल सोर्स है जिसका नाम क्या था, पी के बराबर। इस तरीके से काम आपने करना था। अब चीजें जो है वो आपने क्या कुछ चलानी है उन पे ध्यान दो। कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या कुछ रहेगा, गौर करते हुए चलेंगे, समझेंगे चीजों को। कि सर पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। किसके बीच में बताना है, पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो कंसेप्ट जो है वो आप समझें, गौर करें कि पी से कहाँ पहुंचना है, क्यू की तरफ जो है ना वो आपने जाना है। तो पी से क्यू पे जाने का ये रास्ता तो है नहीं करंट वाला, क्यों नहीं है ये वाला रास्ता, क्योंकि इसमें तो करंट जो है वो कितना है, 0। आप या तो ऊपर वाले रास्ते के थ्रू होके चले जाओ, या कौन से के थ्रू होके चले जाओ, नीचे वाले के। समझ आ रही है इतनी बात। तो इसको नाम दे दिया मैंने वीपी। क्या नाम दे दिया इसको, वीपी। ऊपर वाले से घूम के जाओ, तो यहाँ पे बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया पहले, माइनस का, वी। वहां लिखूंगा तो कितना हो गया, उसमें भी क्या कर रहा हूं मैं, ये जो है वो मैंने कर लिया भाई। यहाँ से जो है जब मैं जाने लगा हूं तो चीजें जो है हमारे पास क्या होगी, इस तरीके से काम आपने कर लिया। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मान लिया, वीपी। अब जो है बैटरी जो है वो हमें जो मिली है उसके बारे में अगर हम काम करते हैं, मैं अब जो कंसेप्ट बता रहा हूं उस पर गौर करें कि अब जो है वो आप इस तरीके से जो जब जाना शुरू कर रहे हैं तो बैटरी का जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है, माइनस वी लिखा। अब जो है जब सिंपली किरचॉफ्स लॉ नहीं लगा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूं पी का और किसका, क्यू का, उसके अनुसार अब अगर हम चीजों को लेके चलते हैं तो कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या बन गया। इसको मान लो मैंने माइनस वी जो है वो लिख लिया। अब वहां पे करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसको जो है वो क्या करना है, ये आई आर लिखा, और अगला जो पॉइंट है उसका नाम क्या लिख लिया, वी क्यू। इनके बीच में डिफरेंस बताना है, इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, 0। यहाँ से लेके यहाँ तक के पोटेंशियल्स जो है वो आपने लिखने हैं। पी का पोटेंशियल, यहाँ पे आऊंगा तो पोटेंशियल किसका है, वी वाला। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और ये जो है, या बल्कि और अपोजिट वाली सेंस में लिखना चाहें तो आप काम जो है वो इस तरीके से आपने लिख लिया कि पोटेंशियल को वी लिख लिया और करंट इंटू रेजिस्टेंस को क्या लिख लिया, माइनस का आर। अब वीपी माइनस वी क्यू मुझे बताना है, तो वीपी माइनस वी क्यू बताना है तो उस तरफ जाके ये क्या हो गया, माइनस वी और प्लस का कितना हो गया, आई आर। इस कंसेप्ट को रिपीट करूंगा। माइनस का वी हो गया करंट, करंट की वैल्यू कितनी है बेटा, वी डिवाइडेड बाई कितना, 3R, और इंटू में कितना हो गया, आर। आर से आर कट गया, माइनस वी प्लस वी करूंगा तो कितना हो जाएगा, वी बाई 3 माइनस का 2v डिवाइडेड बाई 3 हो। दोबारा देखो ये काम आपने कर, और करें कि सर ये जो है ये क्या है, डीसी सोर्स है, और ये क्या लगा रखा है, कैपेसिटर। जब ये कैपेसिटर और डीसी सोर्स लगे तो इस आर्म को आपने हटा लेना है। इस आर्म को हटा के तुमने क्या निकाला, पहले करंट निकाल लिया। अब क्या करना है, पी और क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो आप क्या करते हैं, जो पोटेंशियल बीच में आता है उसको प्लस लेते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होता है उसको क्या लेते हैं, माइनस,
और जो पॉइंट बताना है क्यू के अक्रॉस बताना है तो माइनस का 2v/3 आंसर आ जाए। ठीक है, अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस बताना है आंसर, कैपेसिटर के अक्रॉस बताना है तो इस यहां से ही चल पड़ो सीधे, यहां से अगर मैं चलता हूं तो ये जो नाम है इसका नाम क्या हो गया, वीपी। ठीक है, ये जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, -v, प्लस बैटरी के अक्रॉस वीसी लिख लिया और क्यू वाला पॉइंट था उसका नाम वी क्यू लिख लिया। इस तरीके से काम हो गया। अब वीपी माइनस वी क्यू, ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है कि वीपी माइनस वी क्यू के बारे में जो वैल्यू है वो हमें पता है, वीसी का आंसर जो है वो आपने बताना है, कैपेसिटर वाला जो आंसर है वो आपने बताना है। ड्रॉप जो है वो कैसा लिया जाता है, माइनस लिया जाता है। क्या लिख लिया, माइनस का वीसी, वीसी उस तरफ जाएगा, वीसी अगर उस तरफ जा रहा है तो क्या लिखा गया उसको, प्लस लिख लिया। वीपी माइनस वी क्यू, वीपी माइनस वी क्यू जो आंसर है वो किसके बराबर है, -2v/3, और ये वाला आंसर कितना है v, तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 5v और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा। पहली तीन बातें जो है वो यूज करनी है। नंबर 1 जो बात है सर, ये कैपेसिटर ने डीसी सोर्स को क्या कर दिया, ब्लॉक, तो क्या निकाल दिया वहां से, करंट निकाल दिया, बात नंबर 1। बात नंबर 2, इस रास्ते से तो जाके देख नहीं रहा मैं कहां से जा रहा हूं, इस वाले रास्ते से, तो पी का पोटेंशियल, बैटरी आई तो प्लस, रजिस्टर आया तो कैसा, माइनस, और कहां पहुंच गया, क्यू वाले पॉइंट पे, पोटेंशियल डिफरेंस बताना, निकाल लिया। इस वाले रास्ते से गया तो किसका आंसर निकाल लिया, वीसी का आंसर। ठीक है, अगले वाले डाउट पे चलते हैं बेटा, जिसको जो पॉइंट यहां से उतार के लिखना है उसको उतारते हुए चलें, फिर नेक्स्ट जो डाउट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है, एक ईएम वेव के लिए ये डाटा आपको गिवन है, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि फॉर एन ईएम वेव, आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आपके पास है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 48 वोल्ट पर मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपने बताना है, मैंने फॉर्मूला बता रखा है, बीवी से आप याद जो है ना वो इसको करते हैं, और ई का जो फॉर्मूला है सर वो किसके बराबर होता है, बीवी के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन है, और ई किसके बराबर होता है, बीवी के। ठीक है, या आप बीसी भी कह सकते हैं, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो इस तरीके से। आपको वैल्यू चाहिए किसकी, बी की, और बी की वैल्यू चाहिए तो सर इसको क्या लिखा जा सकता है, ई डिवाइडेड बाई सी। क्या लिख दिया आपने, ई डिवाइडेड बाई सी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड 48 है। सी के बारे में बात करूं तो सी कितना है, 3 × 10⁸। 3 से ये वैल्यू जो है वो कितने पे चली जाएगी, 16 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 × 10⁻⁻8, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो आंसर किस में आ जाएगा, टेस्ला में। ये याद हो बेटे सीधे, ये ईएम वेव का काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ई बराबर है बीसी के, बी बताना है तो सी मल्टीप्लाई से कहां चला गया, डिवाइड में। ये ई की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, पुट करा, मेरे पास आंसर किस में आ जाएगा, टेस्ला में। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, इतना काम आपने करना है। अगला जो सवाल है फिर उस पर बात करते हैं। ईएम वेव से रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो है बच्चों ने पूछा है, दैट इज कि ईएम वेव के लिए प्रूव करिए, फॉर एन ईएम वेव प्रूव दैट एनर्जी या एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले जान लेता हूं एक बात, और जो कि जो है सर वो हमें क्या पता है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है सर, क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, ध्यान से समझें। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से तो नाम क्या बन जाता है, एनर्जी डेंसिटी बन जाता है। एनर्जी को डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम से, और एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, एनर्जी डेंसिटी। अब ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखनी है तो हमारा आंसर होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये भी पूछ लिया जाता है बेटे। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में पूछा जाए तो आंसर क्या होता है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2 म्यू नॉट। ये बात हमारे पास है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एवरेज की टर्म में बात करूं, देखो मैं आपको एक बात पहले ही समझा चुका हूं, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप मेरे साथ साथ लिखो, और अगर आपको नहीं आता है तो आप रुक के वेट करें, समझें, उसके बाद आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी, आप दोबारा से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो काम जो आपने क्या करना है, अब ये तो नाम क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। लेकिन इनके आगे वर्ड क्या लग गया, एवरेज। एवरेज लगने का मतलब इसको 2 से डिवाइड करो तो ये आंसर कितना बनेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में कितना, ई स्क्वायर। और ये प्रूव करना है किसके बराबर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की जगह कितना कर दो, 4 म्यू नॉट। मैंने हर बात बताई बेटे आप। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है कि एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ये, और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में ये। एवरेज वर्ड लग गया तो 2 से और डिवाइड कर दो तो 4 आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि इस वैल्यू को किसके बराबर प्रूव करो, इसके। तो इस वाले को, लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं उठाऊं तो पहली बात तो मुझे ई की बजाय किस में जाना है, बी में जाना है। ई से बी में जाना, पिछला ही सवाल कहता है तुम्हें कि ई से बी में जाना है तो क्या लिख दो, बीसी लिख दो।
बहुत सुंदर जवाब। कि अगर हम बात करें कि ये क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और जहां पे ई लिखा हुआ है सर, अगर मैं उसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, बी सी, और बी सी का क्या कर लिया, होल स्क्वायर। डन है सर इतनी बातें। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो बेटा ये क्या बन जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, और इंटू में कितना हो गया, सी स्क्वायर। अब अगर मैं सी की वैल्यू लिखना चाहूं, मुझे बी स्क्वायर चाहिए था, आ गया मेरे पास, ये जो सी है हाफ नहीं है बेटा, 4 है यहाँ पे, 4, और ई स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर जो है वो तो कन्वर्जन हो चुका है। अब जो कहानी बस बाकी है वो एप्सिलॉन नॉट और सी स्क्वायर की है। तो सी का एक फॉर्मूला आपने 11th में भी पढ़ा है और यहाँ पे भी, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है 1/μ0 और इंटू में कितना, एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद है तो। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√μ0 और इंटू में कितना, एप्सिलॉन नॉट। सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगी बेटा, सी स्क्वायर बराबर है 1/μ0 और इंटू में कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर की अगर वैल्यू रख दूं तो कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, बी का स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह कितना, 1/μ0 और इंटू में कितना, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, जो बच गया वो आपका क्या है, रिजल्ट है। आपको पता हो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में वो पता हो। अगली बात आपको क्या पता है कि एवरेज अगर वर्ड है तो साथ में क्या लग जाता है, 4। तो ई वाली टर्म से कहाँ जाना है, बी में। तो ई को लिखना चाहिए तो क्या लिखते हैं, बी सी। और अगर मैं बात करूं तो सी जो है उसका मतलब क्या होता है, 1/μ0 और इंटू में एप्सिलॉन नॉट। जो कटता है काट दिया, जो बचा है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई इतनी बातें, कुछ कहना है, नहीं है जी, ये रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। डन है इतनी बातें। अगला जो काम है, एक क्वेश्चन है एक बच्चे का कि हर सेकंड, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटिंग आउट ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 10⁹ कितना टाइम रिक्वायर्ड है टू गेन 1 कूलम, 1 कूलम गेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपका सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 बार बोर्ड ने पूछा भी है। अब सुनो ध्यान से, आप जो है वो क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पता है कि Q बराबर है किसके, N के। Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, N के। Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, और अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 10⁻⁻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 ⁻
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने ट्रांसफर हो होंगे बताने हैं। ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 10⁻⁻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 ⁻
डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻, कितना माइनस का 19। ओके रिपोर्ट है। -19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 डिवाइडेड बाई कितना 1.6। ओके रिपोर्ट है सर इतनी बात तो। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 6.25 10⁻⁻, कितना 18। ये वैल्यू जो है ना वो आपको याद भी होती है, ठीक है, कि एक कूलम गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ते हैं, 6.25 10⁻18 ट्रांसफर करने पड़ते हैं। अब मैं और आप क्या जानते हैं कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कितनी देर में, 1 सेकेंड में। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितनी देर में निकल रहे हैं, 1 सेकेंड में। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितनी देर में, 1 डिवाइडेड बाई 10⁻9 सेकेंड। इतनी देर में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कितनी देर में, 1 सेकेंड में। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा डिवाइडेड बाई 10⁻9। मुझे कितनों की बात करनी है, 6.25 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर काम करना है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 10⁻9 इंटू में 6.25 10⁻, कितना 18। अब इसके बारे में अगर हम बात करें बेटा तो ये आंसर तो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। सेकंड में आंसर अगर आपको नहीं चाहिए, ये जो आंसर है सर ये आंसर तो किस में निकल गया, सेकंड में, क्योंकि 10⁻9 से 10⁻9 कट गया, लेकिन इस आंसर का अंदाजा नहीं बन रहा है। तो आप इसको डिवाइड करो किससे, 60 से, तो ये क्या बन जाएगा, मिनट। फिर 60 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आवर। 24 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, दिन बन गए। और 365 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, साल बन गए। और ये आंसर लगभग सा 198 198 ईयर्स जो है ना वो बनता है, ठीक है। कॉपी में करवाया हुआ सवाल है। दोबारा एक बार देखो कि 1 कूलम गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो ये वैल्यू डिवाइड करी, 6.25 10⁻, कितना हो गया, 18 हो गया। 10�9 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं 1 सेकंड में, एक निकलेगा, इससे डिवाइड कर दो। इतने की बात करनी है तो 198 ईयर्स जो है ना वो आपका टाइम लग रहा होगा। समझ आ गई ये बात आपको। ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने लगाना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यू आर गिवन विद अ कोइन, आपके पास क्या है, कोइन है, और उस कोइन का मास कितना दिखा रखा है, 1.6 ग्राम। एक बात जो मैं और आप जानते हैं कि सर पहली बात तो ये ग्राम ठीक नहीं है, इसका क्या बना लो, किलोग्राम। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या दे रखा होगा, मास,
तो वो मास जो है उस मास की वजह से वो कहाँ आएगा, नीचे, क्योंकि इसका वेट कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। उसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन उसको नीचे नहीं आना है, उसको एयर में ही रहना है। एयर में ही रहना है कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है 10⁻⁹। तो अगर वेट नीचे लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स जो है वो कहाँ लगना चाहिए, ऊपर। और इसको फ्लोट करना है, और क्योंकि इसको फ्लोट करना है तो सर ये वेट जो है वो नीचे लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इस पे कहाँ लगना चाहिए, ऊपर की तरफ। और जितना वेट है उतना ही फोर्स कहाँ लग जाए, ऊपर, ताकि बॉडी जो है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। सही है। तो अगर हम काम करेंगे तो यहाँ पे चीजें जो आपको क्या पता है, फॉर इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम चीजों को चलाएंगे तो चीजें जो है वो आपको क्या पता है कि सर वेट जो mg है दैट शुड बी बैलेंस्ड बाई q इंटू ई। कि जो हमारा क्या है वेट, वेट का नाम क्या है mg, और mg जो है वो बैलेंस करा जा रहा है, किसके द्वारा बैलेंस करा जा रहा है, q इंटू ई। अगर मुझे चार्ज बताना है, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, ne, q इज इक्वल टू ne इंटू में e, और ये वैल्यू किसके बराबर है, mg के। आपका पर्पज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकाल दूं ताकि ये फ्लोट करे। तो n बताना है तो ई को कहाँ ले आऊंगा, नीचे, तो mg डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ई, और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, ई। m मास जो है, मास कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, 1.6 ग्राम, का मतलब क्या है 10 की पावर माइनस का 3। जी की वैल्यू को मैं 10 ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 10 टू पावर माइनस का 19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 की पावर 9 है। सही है। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा। ये जो वैल्यू ऊपर कितना बनेगा, 10 की पावर माइनस का 2, नीचे जो है वो कितना है, 10 की पावर माइनस का 10। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10⁸8। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मास अगर दे दिया तो वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। रोकना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो जितना वेट है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए। और अगर मुझे ई बताना है, मतलब एन बताना है, तो ई जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। ये काम जो है ना वो आपने करना है। ठीक है, हो जाएगा ये। अगला जो सवाल है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके किसी भी पॉइंट पे आपने काम करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो एक क्या हो गया, माइनस क्यू, और एक जो वैल्यू है सर वो क्या होगी, प्लस क्यू। इस तरीके से काम कर लिया। एक माइनस क्यू है और एक नाम क्या हो गया, प्लस क्यू। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा गया, ये पॉइंट मान लिया ए, और इसको नाम क्या दे दिया, बी। और अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो सेपरेशन है, ये सेंटर है जिसका नाम सी है, और टोटल जो सेपरेशन है सर वो किसके बराबर होता है, 2a। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेपरेशन है सर वो किसके बराबर है, 2a। एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो है वो अवेलेबल है, और किसी भी पॉइंट के बारे में अगर आप काम करेंगे तो वो पॉइंट जो है सर वो यहाँ पे है। इस तरीके से पॉइंट मान लिया, क्योंकि अगर वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपने मान लिया, और लेट अस कंसीडर कि इस पॉइंट का जो एंगल है सर वो किसके बराबर है, थीटा के बराबर। अगर ये थीटा 0 हो जाता तो एक्सियल पॉइंट था, अगर ये थीटा 90 हो जाता तो वो क्या होता, इक्वेटोरियल पॉइंट होता। इस तरीके से चीजें पता है। अब आपने क्या बताना है कि ये जो कोई भी डिस्टेंस जो है वो सेंटर से मेजर करा जाता है, और इस वाले डिस्टेंस को आपने क्या नाम दे दिया, आर। सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको क्या नाम दे दिया आपने, आर। पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, तो पी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल बताना है तो आप क्या करोगे, पी पॉइंट को एक बार ज्वाइन कर देंगे किससे, ए से। पी पॉइंट को एक बार ज्वाइन कर देंगे किससे, बी से। ठीक है। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल, पी पे पोटेंशियल किसकी वजह से है, ए की वजह से है, और पी पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से है, बी की वजह से। इस तरीके से काम कर लिया आपने। अब अगर मैं बातें करता हूं तो चीजें जो है वो आपको और मुझे क्या पता है। पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, तो ए का चार्ज कितना है, माइनस क्यू, क्योंकि स्केलर है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है, पी ए, प्लस पी की वजह से बताऊंगा तो के, पी का चार्ज कितना है, क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है, पी बी। अगली अगर मैं बात करता हूं तो बड़ी आसान सी चीज है, अब ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, कि आप एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करोगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर जो है ना वो आपने इस पे ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इस तरीके से नाम है, ये डिस्टेंस ए है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए कोस थीटा। ये ए है और ये कितना हो गया, ए कोस थीटा। तो ऊपर वाला ये जो बचेगा ये कितना, आर माइनस का ए कोस थीटा। तो ये वैल्यू भी जो है सर वो लगभग सिमिट्री से कितनी रहेगी, छोटे वाला डिस्टेंस लिखना है आर माइनस ए कोस थीटा। यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ से अब अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इससे यहाँ पे इस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना, थीटा। ये जो एंगल है ये किसके बराबर हो गया, थीटा के। ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए, और ये अगर ए है तो सर इसको क्या कह दिया गया, ए कोस थीटा। तो ये टोटल आर प्लस ए कोस थीटा, तो ये भी कितना, आर प्लस ए कोस। कुल मिला के आपने जो याद रखना है,
आर माइनस ए कोस थीटा ये हो गया, तो ये वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए कोस थीटा। इस तरीके से काम कर लिया। तो ये वैल्यू कितनी है, माइनस का के क्यू, पी ए वाली वैल्यू कितनी है, आर प्लस ए कोस ऑफ थीटा, प्लस पी ए और पीबी की जो वैल्यू है वो आप सिमिट्री से निकालेंगे। और बस आज की तारीख में तो अब याद करें कि ये छोटा डिस्टेंस है तो आर माइनस ए कोस थीटा, और ये बड़े वाली वैल्यू है तो आर प्लस ए कोस थीटा। कैसे निकली कि यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये साइड आएगी ए कोस थीटा, तो ये टोटल आर है, इसमें से ए कोस थीटा को माइनस करा तो ऊपर वाला कितना, आर माइनस ए कोस थीटा। जितना ये साइड है उतनी साइड वो है। ऐसे इसको आगे बढ़ाया, ये आर था, ये ए कोस थीटा, तो जितनी ये है उतनी लगभग ये है, तो ये भी कितना हो गया, आर प्लस ए कोस थीटा। ये के क्यू को के क्यू लिखा, और पी बी जो है, पी बी बराबर है आर माइनस ए कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम कर लिया। के क्यू को सर अगर मैं कॉमन ले लूं, तो के क्यू वाली वैल्यू को कॉमन लिया तो क्या बच गया, -1 डिवाइडेड बाई कितना, आर प्लस ए कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो 1 डिवाइडेड बाई कितना, आर माइनस ए कोस ऑफ। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमने चला ली। कोई दिक्कत यहाँ तक के काम में आपको नहीं आनी चाहिए। पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल ए का भी होगा और किसका भी होगा, बी का। ए वाला चार्ज माइनस है और बी वाला चार्ज कैसा है, प्लस है। पी ए वाली वैल्यू जो है वो प्लस में रख ली और ये माइनस में। सिंपल इस वैल्यू को अब क्या करना है, सोल्व। तो के क्यू जो है वो तो लिखा ही गया है। यहाँ पे अगर अब हम काम करेंगे तो एक जो वैल्यू है सर वो कितनी है, आर प्लस ए कोस ऑफ थीटा। दूसरे वाली वैल्यू जो है वो कितनी है, आर माइनस ए कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम कर लिया। इसको यहाँ भेजते हैं और इसको वहाँ भेज देते हैं। तो ये जो काम है सर हमारे पास क्या हो गया, माइनस आर प्लस ए कोस थीटा, और दूसरी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, आर प्लस ए कोस थीटा। सिंपल एलसीएम आपने ले लिया, और सिंपल एलसीएम लेके जब इसको जोड़ा तो आर माइनस आर, तो ये कितना हो गया, के क्यू, ए कोस थीटा और ए कोस थीटा कितना हो गया, 2a कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस का कोस स्क्वेयर थीटा। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, इस तरीके से चीजें। Q इंटू टू ए जो है बेटा वो क्या कहलाता है, P। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या बन गया, के पी कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये जो है हमारे पास क्या आ गया, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ये क्या आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट की वजह से। इस काम को आप पढ़ेंगे अच्छे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से डन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चे ने पूछ रखा है, दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब कि जो क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो सवाल है, दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में हम काम करेंगे। जिन बच्चों को ये टॉपिक्स आते हैं वो खुद से मेरे करने से पहले कर लें इसको। म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट बिटवीन टू कोइल्स। दो कोयल हैं और उन दोनों कोयल्स के बीच में आपने क्या बताना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो है ना वो आपने बतानी है। ठीक है, कि दो कोएक्सियल सोलेनोइड हैं, चलो जी ये काम जो है वो आपने कर लिया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोइल्स, दो कोइल्स के लिए आपको क्या बताना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कोइल्स के लिए कैसे होगा। दो कोएक्सियल सोलेनोइड्स हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। एक ये हमारे पास कोइल है, दूसरी जो कोइल है सर वो अगर बनानी है तो वो कोइल बना लिया आपने कुछ इस तरीके से। एक कोइल आपने ऐसे बना ली। दो कोइल जो है वो आपके पास हैं, एक कोइल जो है वो ऊपर वाली है, एक कोइल जो है वो ये हमारे पास है। इसमें अब आपने क्या करना है कि इस वाली कोइल को मान लो मैंने क्या कह दिया, कोइल नंबर 1 बोल दिया, और इस वाली कोइल को मैंने क्या बोल दिया, कोइल नंबर 2 बोल दिया। समझे ध्यान से, इस वाली कोइल को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, ईएमएफ सोर्स से, और इस वाली में क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो आपको पता ही है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कोइल चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कोइल। पास वाली कोइल में ईएमएफ जो है वो क्या होता है, इंड्यूस होता है। उसके बारे में आपने काम करके देना है। तो अब चीजें जो हम आपको क्या बताएं, फील्ड जो है वो किसका चेंज होगा, 2 का, वो लिंक कहाँ हो जाएगा, 1 में, और उसके अनुसार काम करना है। तो अगर हम काम करेंगे तो चीजें जो हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, समझे ध्यान से, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोइल नंबर 1 ड्यू टू कोइल नंबर 2। 1 वाली कोइल में कितना फ्लक्स जो है वो लिंक होगा, किसकी वजह से, 2 वाली कोइल की वजह से।
तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है, तो बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, बी ए कोस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी, बी ए कोस ऑफ थीटा। अब वन वाली कोयल है तो वन वाली कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स n1 हो गए, फील्ड किसका है 2 का, तो n1 b2 और इनटू में कितना हो गया a कोस थीटा। अगली अगर मैं बात करता हूं तो सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जाता है सर, ये सोलेनोइड का क्या रहता है मैग्नेटिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में है, इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, और क्योंकि दोनों के डायरेक्शन क्या है सेम, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो सर थीटा कितना हो गया 0, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा जो है सर वो किसके बराबर है 0 के बराबर। ठीक है, तो n1 हो गया हमारे पास, b2 बन जाएगा, एरिया हो जाएगा और कोस ऑफ थीटा, और थीटा जो है सर वो इनके बीच में कितना है 0, एंगल जो है सर वो इनके बीच में कितना है b और a, दोनों एक ही साइड है तो एंगल कितना हो गया 0। अब बात खत्म करते हैं, n1 की जगह n1 है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का कितना होता है म्यू नोट स्मॉल n और इनटू में कितना होता है i, और क्योंकि ये b2 है तो यहाँ पे क्या लिखना जाएगा n2 इनटू में a, और कोस 0 कितना 1, और जो ये कैपिटल स्मॉल n है इसको कैपिटल N डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाता है लेंथ, और इनटू में कितना हो गया एरिया, और इनटू में कितना है करंट है। और फ्लक्स का फॉर्मूला जो है बेटा वो आपने पढ़ा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्म में क्या होता है एम आई से क्या हो जाएगा आई कैंसल, एम अगर मुझे बताना है तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एम म्यू नोट n1 n2 a, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा l हो जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट, ये वैल्यू जो है वो किसकी हो जाएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट की वैल्यू ये होने वाली। समझ आ गई इतनी बात, ये काम जो है वो आपने करना है। ठीक है,